क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा नरभक्षी इंसान भी था जिसने 2 सालों में 14 लोगों की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उनके मस्तिष्क को निकाल कर खा जाता था और उनकी खोपड़ी को पेड़ पर ट्रॉफी के जैसे लटका देता था। ऐसे ही उसने बहुत सारे अपराध किए थे। उसका नाम था राजा कलंदर। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से, जो अब प्रयागराज है। वहाँ के रहने वाले धीरेंद्र सिंह सन 2000 में दिसंबर के महीने में लापता हो गए, जो पेशे से एक हिंदी दैनिक अखबार आज के पत्रकार थे। पत्रकार होने के कारण उन्हें कई बार घर से दूर भी रहना पड़ता था। रोज़मर्रा की तरह वो अपने काम पर गए, लेकिन शाम तक नहीं लौटे। चूँकि वो पत्रकार थे तो घर वालों को लगा कि किसी काम के सिलसिले में शहर से कहीं दूर चले गए होंगे। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए और घर वालों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। धीरेंद्र के पास तो मोबाइल था, लेकिन 2 दिनों से फ़ोन भी नहीं लग रहा था। घर वालों ने पहले धीरेंद्र के कलीग और दोस्तों से उनके बारे में पूछा, लेकिन 2 दिनों से धीरेंद्र न तो अपने ऑफिस आए थे और न ही अपने दोस्तों से मिले थे। घर वाले परेशान होकर 17 दिसंबर 2000 को इलाहाबाद के कीटगंज थाना में उनके लापता होने की रिपोर्ट की। बात एक पत्रकार की थी तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। सबसे पहले पुलिस ने धीरेंद्र के कॉल डिटेल्स निकलवाए। कॉल डिटेल्स में पुलिस को इलाहाबाद के एक क्षेत्र का लैंडलाइन नंबर मिला, जिस पर धीरेंद्र ने 16 दिसंबर की रात 12 बजे बात किया था। इसके बाद ही वो लापता हुए। पुलिस को इस नंबर पर कुछ शक हुआ, क्योंकि कौन इतनी रात को कॉल करता है, और वो भी ठंड के महीने में। जब इस नंबर का पता लगाया गया तो यह इलाहाबाद में ही छिवकी की रहने वाली फूलन देवी नाम की एक महिला का था। जब पुलिस की एक टीम फूलन देवी से मिलने छिवकी गई तो पता चला कि वो जिला पंचायत की सदस्य थीं और इनके पति राजा कलंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करते थे। पुलिस ने जब फूलन देवी से धीरेंद्र के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती। लेकिन जब इनके पति से पूछताछ हुई तो राजा कलंदर ने कहा कि हाँ, वो धीरेंद्र को जानते हैं और उनसे अच्छी दोस्ती भी है, और यह भी कहा कि उसने हाल चाल के लिए कॉल किया था। पुलिस बयान लेने के बाद वहाँ से चली तो गई, लेकिन अभी भी उन पर शक था। उनके मन में बार बार संदेह पैदा हो रहा था, जो था राजा कलंदर और धीरेंद्र सिंह के बीच फ़ोन कॉल। उन्हें यह बात सता रही थी कि कोई क्यों रात के 12 बजे कॉल करेगा, और वो भी हाल चाल के लिए। आपको बता दें कि पहले के समय में ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम्स होती थी। गांव में तो बिजली आती नहीं थी। लोग 8 बजे तक खाना वगैरह खाकर सो जाया करते थे। और राजा कलंदर ने रात के 12 बजे कॉल किया था, और वो भी ठंड के मौसम में। यही बात पुलिस को खटक रही थी। पुलिस को महसूस हुआ कि राजा कलंदर कुछ तो छुपा रहा है। इसके बाद उसकी पूरी हिस्ट्री निकलवाई गई, जिसमें पता चला कि राजा कलंदर पहले कई अपराध कर चुका था, और उसका असली नाम राजा कलंदर नहीं बल्कि राम निरंजन था। कलंदर की पत्नी का नाम फूलन देवी नहीं बल्कि गोमती था। शादी के बाद कलंदर ने ही इनका नाम फूलन देवी रखा था। इनके 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम था अदालत और दूसरे का जमानत। राजा कलंदर के काले धंधों के बारे में पता चलते ही पुलिस ने उसे और उसकी बीवी फूलन देवी को हिरासत में ले लिया। उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया ताकि धीरेंद्र की गुमशुदगी का पता लगाया जा सके। अंत में कलंदर टूट गया और बयान देने के लिए एक अजीब सी शर्त रखी। उसने कहा कि उसे एक कटोरी दाल चाहिए, जिसे पीने के बाद ही वो सारा सच बताएगा। पुलिस के लिए यह इंतजाम करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसकी डिमांड थोड़ी अजीब थी। इसके बाद उसने अपनी कहानी सुनाई। उसकी कहानी इतनी खौफनाक थी कि पुलिस के भी होश उड़ गए थे। आइए जानते हैं उसकी कहानी को। राजा कलंदर का एक गैंग था जो सुनसान सड़कों पर आने वाली गाड़ियों को रोककर उनसे पर्स, मोबाइल सब कुछ छीन लेता था और उन गाड़ियों के ड्राइवर्स को मार देता था कि क्यों उन्होंने गाड़ी रोकी। अपनी नौकरी और पत्नी की राजनीति के पीछे वो ऐसे ही बहुत सारे काले धंधे करता था, और कहीं से इन धंधों की खबर धीरेंद्र सिंह को लग गई थी। इसी डर से राजा कलंदर ने रात के 12 बजे धीरेंद्र सिंह को कॉल किया था और उसे पिगरी फार्म हाउस पर अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए बुलाया था। 16 दिसंबर की आधी रात को ही धीरेंद्र अपने बाइक से पिगरी फार्म हाउस पर पहुंचे। चूँकि ठंड का मौसम था तो वहां पहुंचते ही राजा कलंदर ने उन्हें आग के पास बिठा दिया और धीरेंद्र सिंह वहीं पर अपना हाथ सेकने लगे। पीछे से चुपचाप राजा कलंदर का साला वक्षराज आया, जिसके हाथ में एक होममेड गन, जिसे उत्तर प्रदेश में देसी कट्टा भी कहते हैं, उससे गोली चलाई, जो धीरेंद्र के पीठ से होकर दिल में जा लगी और धीरेंद्र की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद राजा कलंदर और वक्षराज ने मिलकर धीरेंद्र सिंह के कई टुकड़े किए और पॉलीथीन बैग में भर दिया। लाश के टुकड़ों को टाटा सूमो नाम की कार में रखकर वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गए और किसी जंगली इलाके में टुकड़ों को फेंक दिया। वो बाइक जिससे धीरेंद्र फार्म हाउस आया था, उसे कलंदर ने बनारस, जो अब वाराणसी है, वहाँ अपने किसी संबंधी को दे दिया। धीरेंद्र सिंह के जूतों को वक्षराज ने रख लिया। बाद में पुलिस राजा कलंदर और वक्षराज को उस जगह पर ले गई जहाँ पर धीरेंद्र सिंह की लाश के टुकड़ों को फेंका गया था। पुलिस ने लाश के टुकड़ों को रीवा जिले से बरामद कर लिया। राजा कलंदर ने पुलिस को यह भी बताया कि टाटा सूमो कार को उसने रायबरेली के किसी व्यक्ति को मारकर छीना था।
पुलिस पिगरी फार्म हाउस पर पहुंची जहां धीरेन्द्र की हत्या हुई थी। वहां पहुंचते ही पुलिस वालों की रूह कांप गई। उन्होंने वहां पर एक पेड़ देखा जिस पर ढेर सारी खोपड़ियां लटक रही थीं और उन्हें अलग अलग रंगों से रंगा गया था। उन पर धर्मों और जातियों के नाम भी लिखे गए थे, जैसे मुस्लिम, शर्मा, चौरसिया इत्यादि। छानबीन करने के दौरान पुलिस को एक डायरी भी मिली जिस पर 14 लोगों के नाम लिखे गए थे और सबसे अंतिम नाम धीरेन्द्र सिंह का था। इसका मतलब राजा कलंदर ने 14 लोगों की हत्या की थी और उन्हीं की खोपड़ियाँ पेड़ पर लटक रही थीं। कलंदर उस डायरी को अदालती डायरी कहता था और इन 14 लोगों में से अधिकतम लोगों को मारने का तरीका बिल्कुल सेम था। उसका पहला शिकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कालीचरण श्रीवास्तव थे। उसने उनकी हत्या इसलिए की थी क्योंकि कलंदर का मानना था कि इस जाति के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है। इसके पीछे का लॉजिक आगे मिलेगा। उसने कालीचरण को पहले तो अपने फार्म हाउस पर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने बॉडी को सर से अलग किया। अलग करने के बाद धड़ के कई छोटे छोटे टुकड़े किए और कुछ को फार्म हाउस में और कुछ को कहीं दूर दफन कर दिया। फिर कालीचरण के सिर से उसके दिमाग को निकाला और सुबह में खाली पेट उसे पकाकर खा गया। हर कहानी के पीछे एक मोटिव होता है। इस कहानी के पीछे कलंदर का बचपन था। बचपन में वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दिमाग में बैठ गया था कि जो लोग तेज़ दिमाग के होते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, समाज केवल उन्हीं की इज्जत करता है। इसके बाद ही उसने अपना नाम राम निरंजन से बदलकर राजा कलंदर रख लिया। इस नाम से वो खुद को राजा जैसा महसूस करता था। उसने अपने दोनों बच्चों का नाम अदालत और जमानत केवल इसलिए रखा था ताकि उसे एहसास होता रहे कि अदालत और जमानत उसके मुट्ठी में है। कलंदर एक नरभक्षी इंसान था। उसे लगता था कि अगर तेज़ दिमाग वाले लोगों का दिमाग खुद खा लिया जाए तो उनके दिमाग की शक्ति अपने अंदर आ जाएगी। वो ऐसे ही पहले दोस्ती करता था, फिर अपने फार्म हाउस पर बुलाकर उनकी हत्या कर देता था और धड़ के टुकड़े करके दफन कर देता था। फिर उसी रात को मरे हुए लोगों की खोपड़ियों को सामने रखकर राजाओं जैसे सिंहासन पर बैठकर अदालत लगाता था। सुनवाई करके वो फैसला सुनाता था। फैसले के बाद दोषी की खोपड़ी को साफ करके उसे पेंट करता था और उनके जाति और धर्मों के नाम लिखता था। फिर पेड़ पर ट्रॉफी के जैसे लटका देता था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि एक बार टैक्सी में लिफ्ट ना देने पर उसने 3 लोगों की हत्या कर दी थी। उसने अपना पहला कत्ल 1998 में किया और अंतिम 2000 में। राजा कलंदर और उसका साला वक्षराज अपने गुनाहों को कबूल कर लिए, लेकिन धीरेन्द्र को न्याय 12 साल बाद 2012 में मिला, जिसमें राजा कलंदर और वक्षराज को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। आज भी वो सज़ा काट रहे हैं।